बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारे इस ऑनलाइन लेक्चर वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में जो पहला लेक्चर आज रिलीज़ करने चाह रहा हूँ उसका नाम है चैप्टर 6 एम्प्लॉइज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और इसको हमने लेक्चर 1 कहेंगे क्योंकि ये जो वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ में सबसे पहला लेक्चर है। आप इसको नोट कर लें। एम्प्लॉइज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक बड़ा प्रोसेस है और उसके कुछ फेजेस हैं जिसको सबसे पहले यहाँ पे डिफ़ाइन किया जाता है। फेजेस और डायमेंशंस ऑफ एम्प्लॉइज़ ट्रेनिंग। नंबर 1 इज़ ओरिएंटिंग, नंबर 2 ट्रेनिंग, नंबर 3 developing. Orienting or orientation, as you must be familiar with this concept because you were oriented on very first day when you entered the university, and you were familiarized with different facts about the university कि क्या क्या मकसद की यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री है, क्लासेस क्या हैं, टीचर्स कौन हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, वगैरह वगैरह। सिमिलरली यहाँ पे जब एक नया एम्प्लॉय एंटर होता है उसको ये सारा एक प्रोफाइल दिया जाता है इदारे का, ताकि उसको वो नॉलेज जो लाजमी तौर पे होनी है उसको वो जाने, ताकि उसको अपनी जॉब को परफॉर्म करने में आसानी हो। इसको फॉर्मली इसे डिफ़ाइन किया जाता है कि ओरिएंटेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ फैमिलियराइजिंग, या किसी को मकसद के इंट्रोड्यूस कराया जाए अ न्यू एम्प्लॉय विद द फर्म, फॉर एग्ज़ाम्पल हिस्ट्री, गोल्स, वैल्यूज़, पॉलिसीज़ एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। इसके अलावा भी और फैक्ट्स हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वर्क शेड्यूल क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर्स कहाँ पे होते हैं, इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको कैसे इस्तेमाल करना है, और वर्क मैनुअल के आपको अपना काम कैसे करना चाहिए, और लेंथ ऑफ वर्किंग आवर्स, कौन कौन से कलीग्स हैं, कौन कौन से आपके सुपरवाइज़र्स हैं जिनके साथ आपको काम करना है, वो सारा यहाँ पे उनको ये बात सारी या नॉलेज जो है या इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड की जाती है। ये जो जब नया एक एम्प्लॉय ज्वाइन करता है उसको ये उसी टाइम पे दी जाती है ताकि मकसद के उसको ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। उसके बाद उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। सेकंड फेज़ ट्रेनिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग एन एम्प्लॉय विद नॉलेज स्किल्स दैट ही or she needs to perform TDRs or task duties and responsibilities of the current job। जो जॉब उसको अभी असाइन की गई है एक नए एम्प्लॉई को, उसके लिए सबसे पहले ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है ताकि वो उसके पास वो स्किल्स और कॉम्पिटेंसी डेवलप हो सके, ताकि वो अपना काम जो है खुश असलूबी से या एफिशिएंटली कर सके। तो हम ट्रेनिंग को ऐसे डिफ़ाइन करते हैं कि ट्रेनिंग इज़ इंटेंडेड फॉर करंट डेवलपमेंट और द करंट परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब, या इसको ऐसे कहेंगे कि ट्रेनिंग जो होती है उसका पर्पज़ ये होता है कि जो करंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो दी जा रही हैं एक नए एम्प्लॉई को, उसको उसके मुतालिक प्रिपेयर किया जाए ताकि वो उस करंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एफिशिएंटली डिस्चार्ज कर सके। जैसे जैसे एक एम्प्लॉई जो है वो अपना टाइम स्पेंड करता है, एक्सपीरियंस गेन करता है, इदारे के अंदर वो ज़्यादा मकसद अपना टाइम स्पेंड करता है वक्त के साथ साथ, अब उसकी ज़रूरत होती है कि उसके जो करियर एडवांसमेंट है उसके बारे में भी सोचा जाए, ताकि जब उसका वक्त प्रमोशन का आ जाए उस टाइम पे उस एम्प्लॉई को वो सफिशेंट स्किल्स होनी चाहिए जो उसको ज़रूरत हो अपनी ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अस्यूम करने के लिए, या जो हायर पोस्ट उसको दी जाए प्रमोट करने के लिए उसको एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके। तो उसको हम कहेंगे डेवलपमेंट। और डेवलपिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग a current employee for future responsibilities, for example promotion, extended level of responsibilities, etc. तो डेवलपमेंट साइड जो है ये दैट इज़ बेसिकली फोकस्ड ऑन करियर एडवांसमेंट और प्रिपेयरिंग एन एम्प्लॉय, करंट एम्प्लॉय जो पहले से हमारे साथ काम कर रहा है, नया नहीं है पुराना ही है,
उसको हम अभी से डेवलप करें ताकि आगे जाके जो उसको हायर पोस्ट अस्यूम करनी है, उनको जो प्रमोट करना है हमें आगे जाके, ताकि उसके लिए अभी से वो तैयार हो जाए। तो इस दोनों चीज़ों को मिला के ट्रेनिंग और डेवलपमेंट को जो नया एक कॉन्सेप्ट दिया गया है उसको कहा जाता है HRD या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो कि आज का एक एडवांस वर्जन है, या कह लें कि दोनों को मिला के आजकल यही कॉन्सेप्ट जो है प्रिवेल कर रहा है ऑर्गेनाइजेशंस में, कि इट इज़ नॉट ओनली ट्रेनिंग which is limited to the sphere that new employees their skills are developed, or preparing a new employee who has just joined your organization। ये यहाँ तक महदूद नहीं होना चाहिए, डेवलपमेंट साइड भी साथ साथ चलनी चाहिए ताकि एक हॉलिस्टिक या कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट हो एम्प्लॉइज़ की, ताकि वो वक्त के साथ अपने टाइम पे जब उसका टाइम प्रमोशन का आए तो उस प्रमोशन को जो उसकी जो नई उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी उसको वो जो है अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। तो इसलिए आजकल टेक्निकली इसको ये कहा जाता है ट्रेनिंग प्लस डेवलपमेंट। HRD इज़ इक्वल टू ट्रेनिंग प्लस डेवलपमेंट, और HRD इज़ इक्वल टू एजुकेशन, जो कि ट्रेनिंग कहा जाता है, जिसको ट्रेनिंग को ऐसे भी डिफ़ाइन किया जाता है कि आप एजुकेट करें एक नए एम्प्लॉय को ताकि वो अपनी जॉब करंट जॉब जो है उसको परफॉर्म कर सके, या जो मकसद कि उसको जॉब आपको असाइन करनी है कुछ दिनों में, नया एम्प्लॉय है, ताकि उसके बारे में वो स्किल्ड हो सके, उसको सही परफॉर्म कर सके। प्लस करियर एडवांसमेंट, उसके करियर के बारे में सोचें, प्रमोशन के बारे में, ताकि आगे जाके जो उसको हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलनी है उसको अपने वक्त पे और अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। अब हम आते हैं HRD प्रोसेस की तरफ। ये तो थे कुछ अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट्स कि what is meant by training and development, and the phases, and now the process, that how we can develop employees, train employees, what are different considerations in this process. HRD process starts with HRDNI, which stands for Human Resource Development Needs Identification। इसको नोट करें, चूँकि स्पेस की कमी की वजह से और टाइम की कमी की वजह से पूरा मैंने नहीं लिखा, और इसको याद कर लें इस एक्रोनीम को, एब्रीविएशन को। HRDNI स्टैंड्स फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नीड्स आइडेंटिफिकेशन। हम ये देखेंगे कि जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट नीड्स क्या हैं, ताकि हम उनके ऊपर फोकस करें, ताकि हम जो है अकॉर्डिंगली एक एम्प्लॉई को ट्रेन करें। तो ये डायग्नोसिस की तरह काम करता है। हमें डायग्नोस करना होता है, जैसे एक डॉक्टर को डायग्नोस करना होता है कि एक पेशेंट को क्या बीमारी लाक है। सिमिलरली हम एक जो एम्प्लॉई है उसको ये डायग्नोस करना होता है कि उसके गैप्स क्या हैं, क्या डेफिशिएंसीज़ हैं, और किस चीज़ पे हमें फोकस करना है, किस चीज़ पे हमें उसकी डेवलपमेंट और ट्रेनिंग करनी है। तो सबसे पहले गैप एनालिसिस होगा, मीन्स डेफिशिएंसी एनालिसिस। अब ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो कि एक एम्प्लॉई की परफॉर्मेंस को रिफ़्लेक्ट करेंगे या ज़ाहिर करेंगे कि कहाँ पे मसले आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इंडिकेटर्स या सिम्टम्स कहते हैं, जिसको बीमारी के अलामात होती हैं, सिमिलरली इसको हम कहेंगे गैप एनालिसिस में ये इंडिकेटर्स हैं। हाई फॉल्ट रेट, एक एम्प्लॉई जो है वो परफॉर्म भी कर रहा है लेकिन उसका जो फॉल्ट रेट है बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो मशीन ऑपरेट करते हुए मशीन को ख़राब कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है और वो अपने इसी जॉब में फ्रीक्वेंटली सॉफ्टवेयर को सही परफॉर्म नहीं कर, उसको सही ऑपरेट नहीं कर पा रहा, सॉफ्टवेयर में वायरसेस आ रहे हैं या हार्डवेयर बार बार ख़राब हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे हाई फॉल्ट रेट। कंप्लेंट्स कस्टमर्स की तरफ से आ रही हैं उसके ख़िलाफ़, या दूसरे जो कलीग्स हैं वो कंप्लेन कर रहे हैं कि ये काम जो है इनके साथ काम करने में मज़ा नहीं आ रहा, ये मसाइल हैं वगैरह वगैरह। वेस्टेज रेट, अगर ये मकसद के ज़्यादा है कि जैसे बताया जाता है कि आपका वेस्टेज इतना होना चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल 5% आपके काम में वेस्टेज हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक टाइपिस्ट है और उसको कहा जाए कि आपको एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करना है, और वो डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करने में कोई 1 या 2 डॉक्यूमेंट वेस्ट कर सकता है गलतियों की वजह से। अगर वो इससे ऊपर कर रहा है, 5-6 जो पेजेस जो हैं वो ख़राब कर रहा है, तो हम कहेंगे इट इज़ अ हायर वेस्टेज रेट। या उसके बाद लो आउटपुट, उसका आउटपुट लेवल जो है, प्रोडक्टिविटी जो है वो भी कम है नॉर्मल से, तो ये भी कहेंगे एक ये अलामत है
ख़राब परफॉर्मेंस की, या उसकी एब्सेंटीज़म रेट भी बहुत ज़्यादा है कि वो अक्सर एब्सेंट रहता है अपने काम पे और उसकी रेगुलरिटी वो नहीं है, तो इन चीज़ों को हम कहेंगे गैप एनालिसिस और गैप इंडिकेटर्स। उसके बाद हम विल मूव टुवर्ड्स कॉज एनालिसिस, व्हाट हैज़ कॉज्ड दिस इनएफिशिएंट परफॉर्मेंस और व्हाट हैज़ कॉज्ड द गैप। सो पहले हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। कॉज एनालिसिस में हमारे पास दो ही कंसिडरेशंस होती हैं, वेदर इट इज़ अ कांट टू प्रॉब्लम और अ वांट टू प्रॉब्लम। इफ़ इट इज़ अ कांट टू प्रॉब्लम वी हैव टू लुक एट द केसेस स्टैंड्स फॉर नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़, कि इनको ज़रूरत है, आया देयर में बी डेफिशिएंट नॉलेज और ही डज नॉट possess द रिक्वायर्ड स्किल्स, डज नॉट possess द रिक्वायर्ड एबिलिटी to perform his or her job. तो अगर ये कांट टू प्रॉब्लम है, इट मीन्स वी हैव टू वर्क ऑन हिज और हर ट्रेनिंग करेंगे, हम उसकी ट्रेन करेंगे, ही या शी नीड्स ट्रेनिंग, और स्किल्स के ऊपर काम करेंगे। बल्कि हम ऐसे कहेंगे इसको रीट्रेन करेंगे। हमने पहले इनिशियली ट्रेन किया था लेकिन वो मकसद के उससे सही लर्न नहीं कर पाया और हमें उसकी रीट्रेन करना है उसको। अगर ये नहीं है, उसको काम आता है, ही कैन डू इट बट ही डजंट वांट टू डू इट, या आई वॉन्ट डू इट, मैं नहीं करूँगा, विच मीन्स देयर इज़ अ लेक ऑफ मोटिवेशन। एम्प्लॉई जो है उसको मोटिवेशन नहीं है काम करने की। और उसके फिर रीज़न्स क्या हैं, वो हो सकते हैं बहुत सारे, जो जैसे हमने पहले डिस्कस किए हैं। देयर मे बी अ लेक ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन, और ही या शी इज़ डिससेटिस्फाइड विद हिज जॉब, और या उसके अलावा हम उसको जॉब सेटिस्फेक्शन सर्वे कंडक्ट करेंगे और अप्रेज़ल करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे, उसकी जो सालाना या जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस है उसको हम मेयर करेंगे, ताकि मालूम हो कि कहाँ पे ये मसला है मोटिवेशन का। जैसे जॉब सेटिस्फेक्शन का जो सर्वे होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर्ज़बर्ग 2 फैक्टर थियोरी की लाइट में, और यही फैक्टर्स लिए जाते हैं जानने के लिए। उसके बाद हम आएंगे, ये चीज़ हमें इनपुट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। HRDNI हमें इनपुट प्रोवाइड करेगी कि हम जो हैं डिसाइड करें कि हमें एक एम्प्लॉई को कौन सी ट्रेनिंग मेथड जो है वो हमें सेलेक्ट करना चाहिए। लेकिन उससे पहले हमें ये भी एनालाइज करना है कि लर्निंग नीड्स क्या हैं। ये था HRDNI, ये लर्निंग नीड्स, जिसमें हमारे पास 3 कंसिडरेशंस हैं: लर्निंग स्टाइल्स, टीचिंग अप्रोच और नॉलेज टाइप्स। ये 3 चीज़ें हमें डिटरमिन करनी है, अहाता करना है। ये देखना है कि लर्निंग स्टाइल्स मुख्तलिफ होते हैं, एक एम्प्लॉई के लर्न करने की प्रेफरेंसेस होती हैं, वो कौन कौन सी प्रेफरेंसेस जो हैं वो प्रिवेल कर रही हैं, या वो ट्रेंड उसका है कि एम्प्लॉइज़ ये फ़लाने एम्प्लॉइज़ जो हैं इस मेथड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वगैरह वगैरह। वो कौन से मेथड्स हैं, इनको मैंने नीचे लिखा हुआ है। लर्निंग स्टाइल्स, नंबर 1 इज़ कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, विच इज़ लर्निंग बाय डूइंग। कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस वाले जो लोग होते हैं, एम्प्लॉइज़ होते हैं, उनकी प्रेफरेंस ये होती है कि वी लर्न बाय डूइंग द थिंग्स। हम लर्न करेंगे जब हम उसको एक्सपीरियंस करेंगे प्रैक्टिकली। जैसे कहा जाता है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, कि भाई जब तक कि मैं काम करूँगा नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे आप भी स्टूडेंट्स या हम अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम करने के बाद ही लर्न करते हैं, या करते हुए उसको लर्न करते हैं। लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है जी, ये लर्निंग बाय डूइंग, प्रैक्टिकल लर्निंग को कहा जाता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कहते हैं कि वो एक्टिविस्ट होते हैं या कॉन्क्रीट लर्नर्स होते हैं, और उनकी मकसद के लर्निंग का स्टाइल ही ये होता है कि हम जब तक करेंगे नहीं इस काम को डायरेक्टली, हम लर्न नहीं कर पाएंगे। सेकंड स्टाइल जो होता है वो है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। रिफ्लेक्शन हम कहते हैं वैसे ख़यालात को, लेकिन यहाँ पे जिस कॉन्टेक्स्ट पे लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इट मीन्स कि थिंकिंग बैक ओवर समथिंग विच हैज़ ऑलरेडी बीन डन, या नज़र सानी जिसको हम कहते हैं कि लर्निंग बाय रिव्यूइंग, रिव्यू करें। एक चीज़ को हमने कर लिया है, उसको हम उसके ऊपर सोच रहे हैं कि मैंने कैसे किया इसको। जैसे अक्सर ये चीज़ जो होती है, आप देखते हैं कि स्टूडेंट्स काफ़ी होते हैं, वो प्रेजेंटेशन जब देते हैं उसके बाद उसको रिव्यू करते हैं कि हमने कैसे प्रेजेंटेशन दी क्लास में।
कुछ स्टूडेंट्स तो उनकी मूवी रिकॉर्ड करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं ताकि बाद में मैं उसको रिव्यू करूँ, देखूँ मैंने कहाँ-कहाँ पे मिस्टेक्स की, कहाँ-कहाँ पे मुझे इम्प्रूव करना है। तो लर्निंग बाय रिव्यूइंग एक अच्छा मेथड है और बहुत सारे ऐसे लर्नर्स या एम्प्लॉइज़ होते हैं वो इसको ऐसे ही लर्न करते हैं। थर्ड टाइप इज़ एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन which is learning through books, lectures और also known as academic learning। इसको academic learning भी कहा जाता है कि कुछ लर्नर्स और एम्प्लॉइज़ ऐसे होते हैं जो कि प्रेफर करते हैं कि हम बुक्स के थ्रू, लेक्चर्स के थ्रू जो एकेडमिक लर्निंग फॉर्मेट होता है कि लेक्चर्स हों, क्लासरूम हो, डिस्कशन हो क्लास फेलोज से, सीनियर से, और इस ऐसे हम लर्न करें। तो ये भी एक मोड है लर्निंग का। फोर्थ स्टाइल इज़ एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन विच मीन्स लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंटेशन, कि तजर्बा करके लर्न किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ स्टूडेंट्स या कुछ लर्नर्स ऐसे होते हैं जो कि पायलट स्टडीज़ करते हैं। पायलट लर्निंग होती है कि एक काम करने से पहले वो उसको पहले चेक करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ये कैसे हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अगर स्विमिंग लर्न करना चाहता है तो उसके लिए ये पायलट लर्निंग, पायलट टेस्टिंग ऐसे हो सकती है कि वो अपने वेस्ट के अराउंड एक ट्यूब जो है, टायर का जो ट्यूब होता है जिसको इन्फ्लेट करके हवा भर के, और उसको काफ़ी ऐसे लर्नर्स होते हैं डाइविंग करते हुए, स्विमिंग करते हुए, वो पहन के करते हैं ताकि हम उसको लर्न भी करें और ताकि नुकसान ना हो डूबने का। ठीक है जी। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हमने देखे हैं जो कि मॉक टेस्ट लेते हैं। मॉक टेस्ट आपने सुना होगा। मॉक टेस्ट से मुराद ये है कि एक आप जो है प्री एंट्री टेस्ट अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, उसको अटेम्प्ट करने से पहले आप एक रिहर्सल करते हैं। आप एक जो है उसकी एक जो कॉपी टेस्ट होती है जिसको मॉक टेस्ट कहा जाता है उसको अटेम्प्ट करते हैं ताकि मालूम हो कौन कौन से सवालात आने हैं, किस टाइप के आने हैं और कैसे हम उसको मैनेज करते हैं टाइम को। तो बहरहाल आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे इख्तिताम पज़ीर होता है जिसमें हमने चंद चीज़ें लर्न की, और एक चीज़ में यहाँ पे उसको होल्ड कर रहा हूँ, पोस्टपोन कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम करेंगे डिस्कस, इसलिए कि ये वीडियो की जो लेंथ होती है वो इतनी नहीं है कि अपलोड हो सके। बड़ी लेंथ वाली जो वीडियो होती है वो मसाइल करती है अपलोडिंग में, इसलिए इस पार्ट को इसको सेलेक्ट इंटरवेंशंस, इसको हम जो हैं सेकंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। तो आज के इस डिस्कशन में जो भी आपको सवालात हैं, यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास। आई मीन यू कैन आस्क मी थ्रू व्हाट्सएप, बाय माय फ़ोन, you can call me, you can consult me in order to ask over confusions that you might encounter while attending this lecture, understanding this lecture। तो हमने आज इन चीज़ों को डिस्कस किया। In case of any queries you can consult me on WhatsApp। ठीक है बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।